बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की तमाम तर खबरें दी जाती है सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ लिखना है केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज खबर बिहार के भागलपुर से शुरुआत करते हैं कि बिहार में पकरुआ विवाह का मामला सामने आया है। बिहार के भागलपुर में यहाँ पर भागलपुर जिले में एक होमगार्ड जवान को अगवा करके जबरन शादी करा दी गई। सुबह नवादा के पास से होमगार्ड जवान का अपहरण कर लिया गया। अपहृत होमगार्ड जवान का नाम सुमित कुमार है। अपहृत जवान के भाई वीरेंद्र कुमार के बयान पर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। नवगछिया थानाध्यक्ष रविशंकर सिंह ने बताया है कि होमगार्ड जवान का पकरुआ विवाह के लिए अपहरण हुआ था। उसे कदवा रोड से 4 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में पकरुआ विवाह का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। बिहार में आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं। पकरुआ विवाह के बारे में तो सभी को पता है कि आखिर ये होता क्या है। जिसको नहीं पता है तो उसको हम बता दें कि पकरुआ विवाह का मतलब ये होता है कि लड़की वाले किसी भी लड़के को रोड चलते किसी भी लोगों को पकड़ करके अपनी बेटी की शादी करा दी जाती है। तो इसको बोलता है पकरुआ विवाह। जी हाँ, अगर आप कहीं रोड में चल रहे होते हैं और आपको कोई अगवा कर लेते हैं और अगवा करके किसी लड़की के साथ आपकी शादी करा दी जाती है तो इसको बोला जाता है पकरुआ विवाह। दोस्तों आरजेडी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार में इस बार मुसलमानों को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है। जी हां, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने बयान जारी करके कहा कि एनडीए सरकार में भी मुस्लिम मुक्त मंत्रिमंडल का गठन भाजपा के उस सपने को पूरा कर रही है जो पहले से भाजपा सरकार में होता था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और एनडीए के अन्य नेताओं ने भी भाजपा को विरोध तक नहीं किया। भाजपा सरकार एक बड़े वर्ग को विकास तथा केंद्र की सियासत से दूर करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। एजाज ने कहा कि नीतीश कुमार चुनाव के समय घूम घूम करके कहा करते थे कि मुसलमान के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार के गठन में वे इस बात को भूल गए। दोस्तों बिहार के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। जहां आपको बता दें कि मौसम विभाग के माने तो अगले कुछ दिनों तक बिहार में प्रचंड गर्मी रहेगी। जहां बिहार वासियों को भीषण लू का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान बांका, नालंदा और शेखपुरा सहित कई जिलों में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं पर राजधानी पटना, गया और नालंदा जिलों के कुछ स्थानों पर रात में भी मौसम के गर्म रहने की संभावना है। जहां मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक बिहार के मौसम में किसी भी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके अलावा बेगूसराय में भी 46 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच पटना में भीषण गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। आपको बता दें कि कल पटना भीषण गर्मी की चपेट में रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी ज्यादा खफा हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के जमकर भड़ास निकाली। जहां उनका कहना था कि ये एनडीए लोग वही लोग हैं जिन्होंने बिहार का बंटवारा किया है। इस वजह से ना तो बिहार का विकास हुआ और न ही झारखंड का। पप्पू यादव ने यहाँ तक कह डाला कि झारखंड अडानी और अंबानी के हाथों में चला गया। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार को इस समय 3 चीजों पर बात करनी चाहिए थी। पप्पू यादव ने जो 3 चीजें बताई है वह पहली बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, दूसरी जातिगत जनगणना हो और तीसरी अग्निवीर योजना खत्म हो। उनका कहना था कि बिहार की जनता के लिए कैबिनेट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल पप्पू यादव से मीडिया ने सवाल किया था कि सभी दलों को मिलाकर के बिहार से 8 मंत्री हैं, इससे क्या बिहार का भाग्य उदय होने वाला है। इसके जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार का कभी कोई भी भाग्य उदार कर पाया। बिहार का बंटवारा इन्हीं लोगों ने किया है। उन्होंने कहा कि न झारखंड का भाग्य उदय हुआ और नहीं बिहार का भाग्य उदय हुआ। झारखंड अडानी और अंबानी के हाथ में चला गया। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा। आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़े और महज 4 सीटों पर ही जीत पाई। इसके बावजूद भी पार्टी के हौसलों में कोई भी कमी नहीं है। जी हाँ, उसने पूरे चुनाव के दौरान नौकरी, रोजगार, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग के मुद्दे को जिस प्रकार उठाया उसका असर चुनाव में समाप्त होते ही दिखने शुरू हो गया। अब पार्टी इन्हीं मुद्दों के साथ अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर केंद्रित कर दिया है। आपको बता दें कि नेताओं को निर्देश दिया गया है कि विधानसभा चुनाव में समय बेहद कम है।
है। लिहाजा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेता चुनाव की तैयारी में जुट जाए। लोकसभा चुनाव में यदि कोई भी चूक या फिर गलती हुई है तो फिर उसे सुधार करके चुनावी रणनीति बनाने में लग जाए। जहाँ इंटरनेट मीडिया से लेकर के ग्राउंड तक पार्टी की नीतियों और फिर काम के बारे में लोगों से अधिक संवाद करें। आरजेडी सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी यादव का स्पष्ट संदेश है कि महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में जो कार्य आरजेडी की ओर से किया गया है उनका व्यापक प्रचार प्रसार जिलों से लेकर के प्रखंड स्तर तक करें। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से वापस पटना लौटे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को अच्छी भागीदारी मिली है। मैं प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि देश की जनता का जनादेश विकसित भारत और 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए है। एनडीए के ऊपर जो लोगों ने विश्वास जताया है उस विश्वास की मजबूत नींव रख दी गई है। नरेंद्र मोदी के साथ 72 लोगों का शपथ विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए लोगों के विश्वास पर खरा उतरेगा और भारत का विकास दोगुनी गति से आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा था कि विकसित भारत तभी सफल होगा जब बिहार विकसित होगा। जब पीएम ने बिहार को जो सम्मान दिया है बिहार वासी उससे खुश हैं। अटल जी की तरह पीएम मोदी ने भी बिहार को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार विकसित भारत और फिर विकसित बिहार के संकल्प को साकार करेगा। वहीं पर विजय सिन्हा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की भाषा लड़खड़ा रही है। ये परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों की जमात है। विपक्ष जानता है कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। बिहार के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने बड़ा एक्शन लिया और पार्टी के एक दागी नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जहां आरजेडी ने पूर्व एमएलसी प्रत्याशी वीरेंद्र यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। जब वीरेंद्र यादव पर अवैध बालू खनन और फिर पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप है, जिसके बाद आरजेडी ने बड़ा फैसला लेते हुए वीरेंद्र यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस संबंध में आरजेडी की तरफ से एक लेटर भी जारी कर दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि वीरमणि उर्फ वीरेंद्र यादव पूर्व प्रत्याशी बिहार विधान परिषद जिला नालंदा को दल की नीतिगत के खिलाफ अवैध बालू खनन और फिर पुलिस पर गोली चलाने के कारण दल की प्राथमिकता सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। इस लेटर पर बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के हस्ताक्षर भी हैं। बिहार के सरकारी स्कूल गर्मी की छुट्टी से बंद थे, जब फिर से 10 जून से यानी कि कल से स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि स्कूल की टाइमिंग में बदलाव कर दी गई है। जब शिक्षा विभाग द्वारा 10 जून से 30 जून तक स्कूलों का टाइम टेबल बदल दिया गया है। नए टाइम टेबल के अनुसार सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह 6:30 बजे से 10:50 तक किया जाएगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे मध्याह्न भोजन छुट्टी के समय करेंगे। जब सुबह 11:30 बजे से 12:10 तक 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाएगी। शिक्षकों को स्कूल शुरू होने के 10 मिनट पहले आना अनिवार्य है। आपको बता दूं कि पहले शिक्षा विभाग को स्कूल टाइमिंग को लेकर के अभिभावकों और फिर शिक्षकों द्वारा किए गए विरोध का सामना करना पड़ा था। जब भीषण गर्मी के बावजूद भी स्कूल खुले रहने की वजह से सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ गए थे। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप किया था। दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते पप्पू यादव ने आज प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी से मुलाकात की तस्वीर पप्पू यादव ने एक्स पर शेयर की है, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए पोस्ट करते हुए लिखा कि देश और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां पर चर्चा हुई। एक ही संकल्प है, इस बार 100 पार, अगली बार कांग्रेस बहुमत पार, बनना है इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार, वंचितों गरीबों के नायक राहुल जी बनेंगे पीएम। इससे पहले पप्पू यादव ने केंद्र में बनी नई सरकार को लेकर के कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विशेष पैकेज मांगना चाहिए और उन्होंने कहा कि आरएसएस नहीं चाहेगा कि ये सरकार ठीक से चले। केंद्र को निशाने पर लेते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इस मंत्रिमंडल के पास कोई विजन नहीं है। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, जब उन्होंने कहा कि एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी जी और फिर मंत्रिपरिषद के साथियों को बधाई। जब पीएम साहब, आप शपथ ग्रहण के बाद पहला निर्णय प्रतिभावान युवाओं के साथ जो विश्वासघात नीट एग्जाम में हुआ है उस पर लें और विश्व पर विचार करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यालय पहुंचते ही सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर साइन कर दिया है। यानी कि सरकार का पहला काम किसानों के हित में किया गया है। अब साइन होने के बाद किसानों को लंबा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खाते में जल्द ही 2000 रुपए आ जाएंगे। जहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। साइन होने के बाद रुपए ट्रांसफर होने में कितना समय लगता है और पात्र किसान अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। तो आपको बता दूं कि देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का इंतजार अब खत्म
खत्म होने वाला है, क्योंकि 16वीं किस्त 28 फरवरी को किसानों के खाते में पहुंची थी। मंत्रालय के अनुसार जिन किसानों की सम्मान निधि से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी है, जहाँ संभावना है कि इस माह के अंत तक खाते में रुपए पहुंच जाएंगे। इस तरह से 20 दिन के अंदर किसानों को खुशखबरी मिलने वाली है। जिन पात्र किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त पूर्व में रुक गई थी, उसकी केवल 2 वजह हो सकती है। पहला, किसान का ई-केवाईसी ना हुआ हो, और दूसरा, बैंक खाते से आधार लिंक ना हुआ हो। बैंक और सीएससी में जाकर के आसानी से इन दोनों समस्याओं का समाधान कराया जा सकता है। जिन पात्र किसानों का पहले भी ई-केवाईसी या फिर आधार कार्ड लिंक ना होने से पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की किस्त रुक गई थी, और इस बार केवाईसी या फिर बैंक खाता में आधार लिंक और ई-केवाईसी करा चुके हैं, तो ऐसे किसानों को इस बार किस्त के रूप में बकाया का भुगतान भी किया जाएगा। यानी कि पिछला वाला जो किस्त रुका हुआ है आपका, वो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मोदी कैबिनेट में बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं। जब शपथ लेने के बाद चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और गिरिराज सिंह ने क्या क्या बातें कही है, हम आपको भी बताएंगे। तो आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। जो उन्होंने कहा है कि मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस जिम्मेदारी को निभा सकूं। जितने उतार चढ़ाव से मैं गुजरा हूं, आज से 2.5-3 साल पहले मैं ये भी कह नहीं सकता था कि मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। चिराग पासवान ने कहा है कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर उन्होंने इतना विश्वास करके 5 सीटें दी है। मैंने भी 5 की 5 सीटें उन्हें जिता करके दी है। वहीं पर कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा है कि बहुत कठिन काम करना है। नरेंद्र मोदी का निश्चय है कि हम पहले और फिर दूसरे कार्यकाल से ज्यादा काम करेंगे। या तीसरे कार्यकाल में हम भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके रहेंगे। वहीं पर तीसरी बार केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार ने हैट्रिक लगाई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को दिखता है, जहां हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। दोस्तों, बिहार में लोग भीषण गर्मी से परेशान है। चिलचिलाती धूप और हीट वेव से घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। जहां दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है, अभी और फिर 4 दिन हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने आज से 14 जून तक के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं पर 15 से 16 जून से मौसम सामान्य होने की संभावना जताई है। यह 4 दिन बिहार के ज्यादातर जिले एक्सट्रीम हीट वेव की चपेट में रहेंगे। जहाँ मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने भी इसे लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से परहेज करने को कहा है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र विभाग के संख्यात्मक मॉडल के विश्लेषण के अनुसार 10 जून से 14 जून के दौरान बिहार के दक्षिणी भाग के अधिकांश जिलों के अनेकों स्थानों में लू, उष्ण लहर तथा हीट वेव तथा उत्तरी भाग के कुछ जिलों के 1 या फिर 2 स्थानों पर उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। इस मौसम गतिविधि की 15-16 जून से सामान्य होने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद अब पूर्णिया जिले की रुपोली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। आगामी 10 जुलाई को यहां पर मतदान होगा। जहां आपको बता दूं कि ये विधानसभा सीट बीमा भारती के पाला बदल करके और इस्तीफा के कारण खाली हुई थी। इसके बाद अब आयोग वहां पर चुनाव को लेकर के सूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि रुपोली विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए 21 जून तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके पहले यहाँ पर चुनाव करवाए जाने को लेकर के 14 जून को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद 24 जून को नामांकन फॉर्म की जांच की जाएगी। उसके बाद 26 जून तक कैंडिडेट अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। वहीं पर मतदान की तारीख 10 जुलाई तय की गई है। इसके बाद 13 जुलाई को मतदान होगी। आपको बता दें कि पूर्णिया के रुपोली विधानसभा सीट से विधायक रही बीमा भारती ने 10 अप्रैल को अपने विधायिका के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण अपनी विधायिका छोड़ दी थी। बिहार विधानसभा सचिवालय ने इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दिया था। इसके बाद ये पूर्णिया लोकसभा सीट से ही RJD के सिंबल पर चुनाव लड़ी, लेकिन वे अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई और फिर उन्हें बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार 5 दिन बाद दिल्ली से पटना वापस लौटे। जब सीएम नीतीश कुमार एयरपोर्ट से सीधे एक अन्य मार्ग स्थित अपने आवास पर निकल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत के लिए उनके समर्थक एयरपोर्ट पर मौजूद थे और फिर नीतीश कुमार के पटना आते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। जब सीएम नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर थे, जहाँ वे एनडीए की बैठक से लेकर के पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह तक रुके थे। जब बिहार से 8 सांसदों को पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिली, जिसमें से जदयू के 2 सांसद और 1 राज्यसभा और फिर 1 लोकसभा सांसद के नाम शामिल है।
दरअसल मोदी सरकार पहली बार गठबंधन के सहारे सरकार बनाई है। इससे पहले 2 बार बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई थी। ऐसे में इस बार इसे लेकर के घटक दलों का महत्व बढ़ गया है और इस बात का मोदी ने भी ख्याल रखा है। जब मोदी सरकार ने सबसे पहले घटक दल में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और फिर टीडीपी को कैबिनेट में जगह दी गई है। यह जदयू की तरफ से इन 2 नेताओं को कैबिनेट में रखा गया है, हालांकि एक राज्य मंत्री के रूप में काम करेंगे। दोस्तों बिहार में एक तरफ जहां पर भीषण गर्मी और फिर लू कहर बरपा रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ लोगों में डायरिया और फिर कॉलरा जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से अपना पैर पसारने में लगी है। जैसे में ताजा मामला बिहार के छपरा से निकल करके सामने आ रहा है, जहां पर डायरिया की चपेट में आने से अब तक 3 लोगों की जान चली गई है। वहीं पर दर्जनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक छपरा जिले के डोरीगंज, बिशनपुरा, रविलगंज समेत कई ग्रामीण इलाकों में इन बीमारियों ने तेजी से अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। सबसे ज्यादा रविलगंज की स्थिति खराब है। वहां पर स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा गांव में लगातार डॉक्टर कैंप कर रहे हैं। इसमें से कुछ लोगों को छपरा के सदर अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सहित 72 मंत्रियों ने शपथ लिया है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार के गठन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू अहम भूमिका में है। दोनों पार्टियों को मिलाकर के ही मोदी सरकार का गठन संभव हो सका है। हालांकि मुद्दे की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एक्स हैंडल के माध्यम से उन्हें बधाई दी, लेकिन बधाई संदेश में एक लाइन और जोड़ते हुए उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश के विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तथा बिहार के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरीके की बात उठाई है और चुनाव के बाद एनडीए के अस्तित्व में आने के बाद सांसदों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के विकास की भी बात कही थी। अपने संबोधन में उन्होंने विशेष रूप से ये जोड़ा कि बिहार के लिए जो कुछ काम रह गया है बचा हुआ, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार पूरा कर देंगे। उसका सीधा आशय बिहार के लिए विशेष पैकेज और फिर विशेष राज्य के दर्जे से जुड़ी हुई मांग है। यानी कि नीतीश कुमार अपना जो गोल सेट करके रखा है, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग, ये पूरा नीतीश कुमार पूरा करेंगे बिहार में ला करके। इसलिए वो ज्यादा ऐसा लगता है कि एनडीए के साथ गठबंधन में है। हालांकि देखना होगा कि इनकी इस मांग को पूरी करते हैं या फिर नहीं होती है। दोस्तों एक तरफ बिहार पुलिस को डिजिटल पुलिसिंग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ऐसे ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके। वहीं पर दूसरी तरफ ऑनलाइन ठगी का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार मामला बिहार के बोध गया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, महाबोधि मंदिर में चोरी हुआ है। महाबोधि मंदिर से ठगी किया गया है। सोच सकते हैं आप, विश्व प्रसिद्ध है ये मंदिर, जिनमें से 8,50,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि इस समय रहते हुए उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद 5 लाख रुपए होल्ड करा दिया गया। बताया जा रहा है कि फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर के अपराधियों ने भंते को फोन किया था। यह कहा था कि विदेश से आपके नाम का पासपोर्ट और एटीएम मिला है, जब मुंबई पुलिस से संपर्क करें। फिर मुंबई पुलिस का नाम लेकर के दूसरे युवक से बात कराई। उसने पुलिसिया अंदाज में भंते से बात की और बुरी तरीके से डरा दिया। जब बौद्ध भिक्षु दीनानंद ने बताया है कि ठगों ने इतना डरा दिया कि मेरे सोचने की शक्ति चली गई। इस दौरान मामले को खत्म करने के लिए भंते से 10 लाख रुपए ठगों ने मांगे, लेकिन फिर भी 8.5 लाख रुपए देने की बात हुई। जब भंते ने बिना देरी किए हुए एक्सिस बैंक से 2 बार में 8.5 लाख रुपए अपराधियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने बताया है कि रुपए ट्रांसफर करने के कुछ देर बाद मन में ठगी की कुछ बातों पर शक हुआ। उसके बाद मैंने बोध गया पुलिस पर संपर्क किया। पुलिस की मदद से 5 लाख रुपए होल्ड करा दिए गए हैं, लेकिन तब तक 3.5 लाख रुपए ठगों के पास चले गए हैं। दोस्तों बिहार के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में शामिल पटना के विमेन की सैकड़ों छात्राओं ने आज पटना के बाहर प्रदर्शन किया। इन छात्राओं ने बताया है कि परीक्षा के रिजल्ट में कॉलेज मनमानी कर रहा है। अलग अलग विषय और फिर अलग अलग साल के 200 से अधिक छात्राओं को एक और नंबर देने में फेल कर दिया गया है, जिससे उनका पूरा साल बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच गया है। कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वे छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्राओं की मांग है कि 1 या फिर 2 नंबर की वजह से उनका पूरा साल बर्बाद होगा। कॉलेज प्रशासन से आग्रह है कि वे छात्रों को प्रमोट करें और उनसे बातचीत की जाए। यह छात्रों ने बताया है कि उन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा है, न ही प्रिंसिपल मैडम मुलाकात कर रही है। एक छात्र ने बताया है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन को बुला लिया गया है। तमाम लड़कियां अपने फेस को कवर करके प्रदर्शन कर रही है। अगर वे ऐसा नहीं करेंगी तो फिर कल को फिर से कॉलेज के द्वारा उनके फेस को चिन्हित कर दिया जाता है।
दोस्तों लालू प्रसाद यादव का आज बर्थडे है। जी लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन है। आज 77वां जन्मदिन है, जिसको लेकर के पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली है। आज बिहार के सभी जिलों में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया जाएगा। सभी जिलों में, जी हाँ, बिहार के सभी जिलों में, जिसके लिए जिला प्रखंड स्तर पर तैयारियां की जा रही है। वहीं पर पटना में राजद कार्यालय ने को भी सजाया गया है, जहाँ राजद कार्यालय में लाइट लगाए जा रहे हैं। वहीं पर पटना के सड़कों भी लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन की बधाई वाले पोस्टर पर सेट की गई है। आरजेडी कार्यकर्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के उनके 77वां जन्मदिन के लिए विशेष शुभकामनाएं दे रहे हैं। जब पोस्टर पर राजद ने लिखा है कि सामाजिक न्याय और फिर धर्मनिरपेक्षता के पुरोधा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 77वां जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। हम सभी आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। लालू प्रसाद यादव की जन्मदिन को लेकर के राजद कार्यकर्ता अत्यधिक उत्साहित हैं। वहीं पर लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी ने 4 सीट अपने नाम की है। वहीं पर इंडिया गठबंधन के नाम 9 सीटें आई है, जिसको लेकर के भी आरजेडी कार्यकर्ता खुश हैं। दोस्तों मुजफ्फरपुर की लीची अपने स्वाद से कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी स्वाद की वजह से मुजफ्फरपुर की शाही लीची सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मशहूर है और इसकी काफी ज्यादा डिमांड भी है। यहाँ की शाही लीची हर वर्ष विदेश भेजी जाती है। जब वहीं पर इस साल भी दुबई के लोग मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद चखेंगे। लगातार वहाँ से भारी डिमांड मिलने पर जिले के बंदरा से शुक्रवार को दुबई के लिए शाही लीची की बड़ी खेप रवाना हो गई। आपको बता दें कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की ओर से बिहार लीची उत्पादक संघ को उपलब्ध कराई गई कुल चैन रेफ्रिजरेटेड वैन से लीची की खेप संयुक्त अरब अमीरात में दुबई भेजी गई है। इसके लिए स्पेशल प्लानिंग काफी समय से ही की जा रही थी। बिहार लीची उत्पादक संघ के अध्यक्ष बच्चा प्रसाद सिंह ने बताया है कि दुबई से काफी डिमांड आ रही थी। इसी को देखते हुए 4 टन लीची भेजी गई है। इसको लेकर के जिले के बंदरा के बरगांव, सिमरा, बहादुरपुर आदि गाँव के बाग से लीची तोड़ी गई थी और उसको फ्रेश किया गया था। जब बच्चा सिंह ने आगे बताया है कि बाग से लीची तोड़ करके प्रोसेसिंग करने के बाद लीची भेजी गई है। इसकी प्रोसेसिंग करके कोल्ड रूम में डाला गया, उसके बाद इस लीची को फ्रेश करके भेज दिया गया है। दोस्तों इस वक्त छपरा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। जब छपरा जंक्शन पर हुए इस हादसे के बाद इस रूट पर ट्रेन का परिचालन बाधित हो गया। जब घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर टेक्निकल की टीम पहुंची और फिर मालगाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। रेल प्रशासन परिचालन सामान्य कराने की कोशिश में जुटा हुआ है। रेल यांत्रिकी की विभाग, अभियंता और फिर मजदूर पूरी मुस्तैद से लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द यातायात बहाल हो सके। अभी इस दुर्घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों पवन सिंह चुनाव में हार के बाद पूरी तरीके से राजनीति में उतर गए हैं। जी आपको बता दें कि बिहार में अपनी पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। जी आपको बता दें कि बिहार में पवन सिंह नई पार्टी बनाएंगी और उस पार्टी का गठन किया जाएगा और पार्टी बनाने के बाद पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे। जहाँ पवन सिंह जन आशीर्वाद यात्रा के तहत पूरे बिहार भ्रमण करने जा रहे हैं, अपनी पार्टी बनाएंगे। जहाँ लोकसभा चुनाव में बिहार के जिन सीटों पर लोगों की सबसे अधिक नजर थी, उसमें सबसे प्रमुख रूप से काराकाट सीट थी। इसका प्रमुख कारण यहाँ के भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले एक्टर पवन सिंह के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है। जहाँ हालांकि चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली और वो दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन चुनाव में जिस तरीके का समर्थन उन्हें क्षेत्र की जनता से मिला है, उसके बाद से उनके हौसले बढ़ गए हैं। यही कारण है कि अब पवन सिंह ने पूरी ताकत से पूरी तरीके से राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया है और अपनी पार्टी बनाने का फैसला कर लिया है। जब भोजपुरी स्टार पवन सिंह लोकसभा चुनाव में मिले वोट और फिर लोगों के प्यार और समर्थन से इस कदर उत्साहित हैं कि अब वे राजनीतिक दल का गठन करने जा रहे हैं। जब पवन सिंह की टीम के सदस्य और फिर बेहद करीबी विक्की सिंह ने मीडिया ग्रुप में इस बात की जानकारी शेयर की है और कहा गया है कि पवन सिंह जल्द ही बिहार में राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे और साथ ही साथ वे जन आशीर्वाद यात्रा के तहत पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों से आशीर्वाद लेंगे। चुनाव में हार के बाद खुद पवन सिंह ने भी लोगों का आभार जताते हुए संकेत दे दिया था कि वे लोगों के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया था कि हार तो क्षणिक है, हौसला निरंतर रहना चाहिए। हम तो वैसे लोगों में हैं जो विजय पर गर्व नहीं करते और हार पर खेद और शोक नहीं करते। खुशी और गर्व इस बात की है कि काराकाट की जनता ने मुझे अपना बेटा भाई स्वीकार करके इतना प्यार दुलार और आशीर्वाद जो दिया, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपको बता दें कि पवन सिंह भले ही काराकाट लोकसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन वो एनडीए कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा से आगे रहे हैं। जबकि उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के तमाम दलों के दिग्गज नेता काराकाट पहुंचे थे। आपको बता दें कि पवन सिंह लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे हैं। जब कई बार चुनाव प्रचार में वे शामिल हुए, जब वे बिहार से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो फिर उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया।
दोस्तों, प्रशांत किशोर बिहार में एनडीए और इंडिया की टेंशन बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि बिहार की सियासत से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्द ही अपनी पार्टी का गठन करेंगे। खबर है कि अपनी नई पार्टी का गठन करके प्रशांत किशोर बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी एनडीए और फिर इंडिया गठबंधन को कड़ी टक्कर देगी। दरअसल बिहार के साथ साथ देश के स्तर पर राजनीतिक दलों के लिए सियासी रणनीति तय करने वाले प्रशांत किशोर अब खुद के सियासत में उतरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जब बिहार में सियासी जमीन तलाश करने निकले प्रशांत किशोर पिछले 1.5 साल से बिहार के अलग अलग जिलों की खाक छान रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, घर घर छान मार रहे हैं। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर गांव गांव घूम करके लोगों का मन टटोल रहे हैं, देख रहे हैं। अपनी जनसुराज पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर केंद्र और फिर राज्य सरकार की नाकामियों को भी उजागर कर रहे हैं। बिहार में लोगों के मिल रहे समर्थन से उत्साहित प्रशांत किशोर अब विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। जब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज होने वाली है। इसी बीच खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। यह सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। आगामी 2 अक्टूबर को जनसुराज अस्तित्व में आ जाएगी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद प्रशांत किशोर ने पटना में बैठक की जिसमें पार्टी के गठन को लेकर के चर्चा हुई। दोस्तों, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। जहां शपथ के अगले ही दिन पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के अधिकारियों से बातचीत की। जब पीएम मोदी ने कहा कि मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि पीएमओ सेवा का अधिष्ठान और फिर पीपल्स पीएमओ बने। यह सरकार का मतलब सामर्थ्य, समर्पण और संकल्पों की नई ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम के लिए ना तो समय का बंधन है और ना सोचने की सीमाएं और ना ही पुरुषार्थ के लिए कोई तय मापदंड। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से बातचीत में कहा है कि उन सबको मेरा निमंत्रण है जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए समर्पित भाव से खप जाना चाहते हैं। इच्छा प्लस स्थिरता इक्वल इज संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इक्वल इज सिद्धि। जहाँ उन्होंने कहा कि जहाँ कोई नहीं पहुँचा वहाँ पर अपने देश को हमें पहुँचाना है। अगर ये 3 चीजें हमारे पास हो तो फिर मैं नहीं मानता हूँ कि विफलता दूर दूर तक नजर आएगी। दोस्तों, शपथ ग्रहण के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक की है। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला गरीबों के लिए लिया गया है। जहाँ कैबिनेट ने गांव और फिर शहरों के रहने वाले गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का फैसले पर मुहर लगा दी है। जहाँ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और फिर शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करेगी। जहाँ इन घरों में शौचालय, LPG कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन भी साथ साथ मिलेगा। जहाँ पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 10 साल में गरीबों के लिए 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए हैं। बिहार के स्कूलों को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार के स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे। जहां आपको बता दें कि बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए बिहार के सभी सरकारी स्कूलों को आगामी 15 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया है। इस दौरान स्कूलों में शिक्षकों की कोई भी छुट्टी रहेगी। के पाठक के विदाई के बाद शिक्षकों के लिए यह राहत बड़ी खबर है। जब बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से 14 जून तक बिहार के अनेक स्थलों में भीषण गर्मी और फिर लू को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। इस अलर्ट को ध्यान में रखते हुए 11 से 15 जून तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दिया जाता है। इस दौरान सभी स्कूलों के शिक्षक भी छुट्टी में रहेंगे, यानी कि शिक्षकों को भी स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल बिहार में भीषण गर्मी के कारण पिछले दिनों स्कूलों में बच्चों और फिर शिक्षकों के बेहोश होने की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर 9 जून तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी, लेकिन शिक्षकों को स्कूल आना पड़ रहा था। यह छुट्टी खत्म होने के बाद आज जैसे ही स्कूल खुले, फिर से राज्य के अलग अलग हिस्सों से स्कूलों में बच्चों के बेहोश होने की खबर आई है। उधर मौसम विभाग के आपदा प्रबंधन विभाग ने भी भीषण गर्मी और फिर हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को तमाम तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी है। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से स्कूलों में छुट्टी का फैसला लिया और फिर 15 जून तक सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जब बड़ी बात यह है कि इस बार बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी छुट्टी दे दी गई है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की तीसरी कार्यकाल में बिहार से शामिल हुए 4 कैबिनेट और फिर 4 राज्य मंत्री के बीच विभाग और फिर मंत्रालय का बंटवारा कर दिया गया है। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और मुंगेर सांसद ललन सिंह को 2-2 विभाग मिला है। ललन सिंह पंचायती राज के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के भी मंत्री बनाए गए हैं। जब मोदी की पिछली सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे
भाजपा नेता और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है, जो कि पिछली सरकार में उनके चाचा पशुपति पारस को भी मिला था। वहीं पर अमित शाह को गृह मंत्री मिला है, जो कि पिछले बार भी मिला था। वहीं पर जीआरपुर से सांसद नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, जो कि पिछले सरकार में भी थे। 2014 में वाल्मीकि नगर से लोकसभा गए और अभी राज्यसभा के सांसद भाजपा नेता सतीश चंद्र दुबे को दो विभाग मिला है। सतीश चंद्र दुबे को कोयला मंत्रालय और फिर खनन मंत्रालय में जूनियर मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। यह भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। पहली बार सांसद बने मुजफ्फरपुर के एमपी और भाजपा के राजभूषण चौधरी को जल शक्ति मंत्रालय विभाग में राज्य मंत्री का पद मिला है। वहीं पर नरेंद्र मोदी सरकार में बिहार में शामिल 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों में 3 स्वर्ण, 1 ओबीसी, 2 दलित पिछड़ा एवं 1 दलित और फिर 1 महादलित को मंत्री मिला है। जातियों के स्तर पर जाकर के देखें तो फिर 2 भूमिहार, 1 ब्राह्मण, 1 यादव, 1 नाई, 1 निषाद, 1 पासवान और 1 मुसहर को सरकार में जगह मिली है। राजपूत और कुशवाहा नेताओं को मौका नहीं मिल पाया है, जबकि एनडीए की जीते सांसदों में 5 राजपूत और 2 कुशवाहा शामिल है। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार शपथ लेने पर बधाई नहीं दी है। जी हां, उन्होंने कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो हमारे संविधान को समाप्त करने की सोच रखता है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को आरक्षण नहीं तो प्रधानमंत्री जी को बधाई भी कैसे दूं, बिल्कुल बधाई नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो भाईचारा की समाप्त करने की सोच रखता हो। मैं कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो जनता की चुनी हुई सरकार को रातों रात गिरा दे और अपनी सरकार बना ले। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि मैं कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो एक मछुआरा का बेटा संघर्ष करके 4 विधायक बनाए और जब उनकी बात नहीं बनी तो उन विधायकों को खरीद लें। उन्होंने कहा कि गरीब पिछड़ा के हक अधिकार को दूसरे में बांटने वाले और बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को कुचलने वाले तथा आरक्षण खत्म करने के लिए सभी सरकारी संस्थानों को निजीकरण करने वाले प्रधानमंत्री को कैसे ऐसे बधाई दूं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो निषाद आरक्षण का वादा कर ले और फिर मुकर जाए। ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो एक मछुआरा के बेटा को रातों रात खत्म करने की सोच रखता हो। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले युवाओं को बेरोजगार रखने वाले प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं। कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो अग्निवीर योजना के जरिए युवाओं को 22 साल में रिटायर करने की योजना लाए हो। दोस्तों, केंद्र की नई सरकार में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है, जिसमें बिहार से जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बहुत चर्चा हो रही थी कि ये विभाग मिलेंगे, लेकिन आखिरकार मोदी सरकार में बिहार के मंत्रियों को झुंझुना थमा दिया है। इस दौरान जांच एजेंसियों को भी उन्होंने चेतावनी दे दी है। जहां आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार इस बार निर्णायक भूमिका में है। नीतीश कुमार चाहे तो इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। साथ ही जातीय गणना और आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ाने की भी मांग आगे बढ़ना चाहिए। भाजपा बैसाखी पर है और सबसे कमजोर ये पीएम होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन बहुमत नहीं मिलने के कारण इस बार वे सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित होने वाले हैं। जब पिछली बार की तुलना में इस बार विपक्ष मजबूत है। इस दौरान लालू प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट को लेकर के उन्होंने कहा कि ये रूटीन है, अब जांच एजेंसियों को भी निष्पक्ष रह करके काम करना होगा। अगर गड़बड़ी की तो संसद में उनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज से खबर सामने आई है। बिहार के गोपालगंज के मंझागढ़ थाना क्षेत्र के घमंडी मोड़ के समीप बगीचा से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही साथ 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पर कई अवैध सामान भी बरामद किया है। जहाँ फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के पिपराही गाँव निवासी स्वर्गीय नसरुल्लाह के बेटे हैदर अली, सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के बिशनपुरा गाँव निवासी स्वर्गीय राम नारायण शर्मा का बेटा कमल शर्मा, तरवाड़ा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी स्वर्गीय राम नारायण शर्मा का बेटा विजय कुमार शर्मा शामिल है। दोस्तों,
देश में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अपने बेहतर भविष्य निर्माण एवं अपने सपनों की सरकार चुनने की भावनाओं को मन में लेकर के मतदान करने बिहार आए प्रवासी कामगार अब फिर से रोजगार के लिए दूसरे अन्य राज्य अन्य प्रदेश जाने पर मजबूर हैं और लौटने लगे हैं। रोजगार की तलाश में प्रदेश जा रहे इन कामगारों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। देश में जहां इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, अधिकांश जगह पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, ऐसे में रोजगार के लिए प्रदेश जाने वाले यात्रियों की परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस भीषण गर्मी में ट्रेन के डिब्बे में पांव रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही है, जिससे मजबूरन यात्री ट्रेनों के टॉयलेट में बैठ करके यात्रा करने पर मजबूर हैं। ऐसे ही एक वानगी कल छपरा जंक्शन पर जन सेवा एक्सप्रेस में देखने को मिली। स्टेशन पर खड़ी बनमखी से चलकर के अमृतसर को जाने वाली जन सेवा एक्सप्रेस में पांव रखने तक भी जगह नहीं थी। ट्रेन की भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेन में हाउसफुल होने के बाद ट्रेन के टॉयलेट तक में यात्री यात्रा करते हुए नजर आए, जिससे इस भीषण गर्मी में यात्री को मजबूरन ट्रेन के टॉयलेट में बैठ कर की यात्रा करना पड़ा। इस संबंध में यात्री राम कुमार ने बताया है कि पंजाब में मजदूरी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जब वोट के लिए गांव आए थे, जब वोट के बाद फिर से रोजगार के लिए पंजाब जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन में भीड़ अधिक होने से यात्रियों को टॉयलेट तक में सफर करना पड़ रहा है। जब पेट का सवाल है, इसलिए सब परेशानियों के बाद भी यात्रा करना मजबूरी है। खबर बिहार के बेगूसराय से सामने आई है। बेगूसराय के सब इंस्पेक्टर विनीत कुमार झा 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। विनीत झा भगवानपुर थाना क्षेत्र के कार्यरत हैं। देर शाम गिरफ्तारी के बाद डीएसपी के नेतृत्व में निगरानी की टीम विनीत कुमार झा को लेकर के पटना चली गई, जहां बताया जा रहा है कि सिविल ड्रेस में आए लोगों द्वारा विनीत कुमार झा को जबरन पकड़ करके गाड़ी में बैठा करके ले जाता देखा गया। स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो फिर बताया गया है कि हम लोग निगरानी विभाग से हैं, रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद लोग साइड हो गए। निगरानी विभाग के डीएसपी अरुणोदय पांडे ने बताया है कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के संज्ञात निवासी रामशीष चौरसिया के बेटे सौरभ कुमार ने थाना में मारपीट और फिर छिनतई की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद आईओ विनीत कुमार झा को बनाया गया था। जहां इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आईओ विनीत कुमार झा ने सौरभ कुमार से 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। परेशान होकर के सौरभ ने इसकी सूचना निगरानी की टीम को दी। इसके बाद डीएसपी अरुणोदय पांडे के नेतृत्व में निगरानी विभाग की टीम सिविल ड्रेस भगवानपुर पहुंची, घेराबंदी कर दिया। इसके बाद सौरभ कुमार ने जैसे ही सब इंस्पेक्टर विनीत कुमार झा को 15,000 रुपए दिया, तभी निगरानी विभाग की टीम पहुंच गई, उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। खबर बिहार के गोपालगंज से सामने आई है। जहां गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के भीत भेरुआ गांव स्थित किराए के मकान में रह रहे 12 साइबर गिरोह के सदस्यों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ भारी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप, सिम, एटीएम कार्ड और फिर पासबुक बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जहाँ ये साइबर गिरोह प्रतिबंधित ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से साइबर आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे थे।